सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। मेंटल वार्ड के बिस्तर पर चीखती हुई नताशा को देखकर सूर्यकांत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी उसके दर्द को कम नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक सुंदर सी दिखने वाली नताशा हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। डॉक्टर्स ने नताशा को शॉक थेरेपी देने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसके सर के दोनों साइड पे इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए रॉड लगा दिए थे। वो अपने आप में चटपटा रही थी और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद उसके जिस्म में करंट दिया जाता है और नताशा ज़ोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी रहती है। हालांकि उसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही होती हैं। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हैं और होपलेस होकर वहाँ से निकल जाते हैं। नताशा को आज हॉस्पिटल में 15 दिन हो गए और उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था। सूर्यकांत ने डॉक्टर से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसको कोई भी मुस्बत जवाब नहीं मिला। वो अपनी नताशा को दूर से देखने और पुरानी सड़कों पर यादों में चलने लगता है। शहर के सबसे बड़े मॉल में नताशा ने सूर्यकांत का हाथ ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो, और अगर उसका हाथ उससे छूट गया तो वो कहीं खो जाएगा। सूर्यकांत एकदम रुक जाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, वस्त्रों और वस्त्रों के इस विशाल बाज़ार में तुम्हें कैसा प्रतीत हो रहा है क्रिए? ये तुम किस भाषा में बात कर रहे हो? सूर्यकांत, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, सीधे सीधे बोलो ना। और सूर्यकांत हंसने लगता है, अरे मजाक छोड़ो ना तुम, सैकड़ों साल पुरानी भाषा में बात करो। क्यों बात कर रहे हो? मैं कह रही हूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ नॉर्मल बातें करो ना। सूर्यकांत हंसने लगा और कहने लगा, ओके माय लव नताशा, अब मैं नॉर्मल बात करूँगा। हाउ आर यू फीलिंग माय लव इन दिस बिग मॉल? हाँ अब ठीक है। मैं तो डर ही गई थी कि तुम्हें हो क्या गया है। वैसे हो क्या गया था सूर्यकांत जो तुम ऐसी बातें कर रहे थे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। अरे मैं मॉल में हूँ ना, इसलिए ऐसी भाषा में बात कर रहा था जो समझ ही नहीं आती। अब तुम ही बताओ, 400 की शर्ट 4000 में, बाहर से जो कॉफ़ी 10 की है यहाँ 200 की है, और मेरा फेवरेट डोसा भी 200 का। अब तुम ही बताओ, तुम्हें आई समझ इस भाषा की? नहीं ना, मुझे तो सरोजनी मार्केट की भाषा समझ में आती है। हाँ सूर्यकांत, मुझे भी वहीं की भाषा समझ में आती है। यहाँ बड़े मॉल में तो मैं सिर्फ सेल्फ़ी लेने आती हूँ। चलो आ जाओ, एक सेल्फ़ी लेते हैं, चलो स्माइल करो। तभी सूर्यकांत और नताशा ने एक सेल्फ़ी ली और फिर ये दोनों निकल पड़े सरोजनी मार्केट की। और नताशा और सूर्यकांत ने लव मैरिज की थी। आज सूर्यकांत का बर्थडे था, तब नताशा उसे मॉल लेकर आई। सूर्यकांत एक लेखक है, काफ़ी सालों से वो स्ट्रगल कर रहा था। कभी उसको कोई काम मिलता था और कभी नहीं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर नताशा को पूरी उम्मीद है कि एक दिन सूर्यकांत का भी टाइम आएगा। अपनी सेकंड हैंड बाइक पे सूर्यकांत नताशा को लेकर जब सरोजनी मार्केट की तरफ जा रहा था, रास्ते में हमेशा की तरह उसकी बाइक बंद हो गई। उसने किक पे किक मारी, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सूर्यकांत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? ले लो ना किस्तों पर न्यू बाइक, चलो ले लेते हैं, मैं किस्त भर दूँगी। अरे क्या ज़रूरत है नताशा, ये चल तो रही है। ये चलती कम और रुकती ज़्यादा है। सूर्यकांत आहिस्ता आहिस्ता बाइक को हाथ से घसीटता हुआ ले जा रहा था और नताशा चुपचाप उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। अचानक कोने में एक बहुत ही पुरानी किताबों की दुकान पर सूर्यकांत की नज़र गई और उसने बाइक रोककर साइड पर स्टैंड पर लगा दी और कोने में किताब की शॉप की तरफ देखने लगा। नताशा ने भी देख लिया था कि सूर्यकांत किताब की शॉप की तरफ देख रहा है। सूर्यकांत को किताबों का बहुत शौक़ था और उसके पास कई पुरानी किताबें थी। जब भी उसकी कमाई होती तो वो थोड़े पैसे अपनी किताबों के लिए ज़रूर रखता
और बाकी पैसे नताशा को दे देता। सूर्यकांत ने बाइक साइड पे स्टैंड पे लगाई और फिर ये दोनों उस दुकान के अंदर गए। सूर्यकांत किताबों की तरफ देखकर नताशा से कहने लगा, जानती हो नताशा, पूरी दुनिया में एक किताब ही ऐसी चीज़ है जिसे देखकर मेरा दिल करता है कि मैं इसे चोरी कर लूँ। पागल हो क्या? पूरी शॉप पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, तुरंत हम दोनों जेल में होंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। किताबों को देखते देखते सूर्यकांत की नज़र दूर पड़ी एक पुरानी किताब पर गई जिसका नाम था नीलावंती। उस किताब को कुछ कीड़ों ने खा लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों उस किताब में इतनी अट्रैक्शन थी कि सूर्यकांत ने उसे ख़रीद लिया। उसके बाद अपनी बाइक ठीक करवा के ये दोनों घर पहुंच गए। आज मैं बहुत थक गई हूँ सूर्यकांत। अरे कोई नहीं माय डियर वाइफ, मैं बनाता हूँ खाना, बताओ क्या बनाऊँ, क्या खाना है? शाही पनीर, आलू दम। इतनी देर में डोरबेल बजी। सूर्यकांत ने दरवाज़ा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेकर खड़ा था। सर रेटिंग दे दीजिएगा प्लीज़, ये कहकर डिलीवरी बॉय वहाँ से चला गया। मुझे तुम्हारी यही आदत अच्छी नहीं लगती, तुम फिजूल खर्च बहुत करती हो। इतने में नताशा ने सूर्यकांत को गले लगाकर कहा, आज बर्थडे है तुम्हारा, इतना तो बनता है। सूर्यकांत बहुत खुश हो गया और कहने लगा, नताशा देखना वो दिन भी ज़रूर आएगा कि मैं तुम्हें एक आलीशान होटल में बर्थडे पार्टी दूंगा। ज़रूर सूर्यकांत, मैं भी पार्टी लेने से पहले मरने वाली नहीं हूँ। मरने की बात सुन के सूर्यकांत को गुस्सा आ गया, लेकिन वो नताशा को प्यार से घूरने लगा और फिर दोनों ने पिज़्ज़ा खाया। सूर्यकांत को कुछ लिखना था, वो लिखने बैठ गया और नताशा सोने के लिए अपने बिस्तर पर गई। जैसे ही वो वहाँ पहुँची, उसकी नज़र उस किताब पर गई जो सूर्यकांत ख़रीद कर लाया था। मुझे कहता है कि तुम फिजूल खर्च करती हो और ख़ुद को देखो, फटी हुई किताब ख़रीद लाया, वो भी पूरे 600 रुपये देकर। वो किताब भले ही फटी हुई थी, लेकिन उसका कवर कशिश से भरा हुआ था कि नताशा उसे पढ़े बगैर रह ही नहीं पाई। नताशा ने उसे पढ़ने के लिए खोला। अरे इस किताब में तो अलग अलग मंत्र लिखे हुए हैं। नताशा ने तो उस किताब के बारे में जानती थी और ना ही उस किताब से जुड़े श्राप के बारे में, लेकिन उसे पढ़ने के बाद नताशा को लगा कि ये एक अलग किताब है। नीलावंती किताब में धन पाने से लेकर भूत प्रेत से बात करना, जानवरों की भाषा समझना और दूसरी दुनिया के लोगों को सम्मोहित कैसे किया जाए, ऐसे अनगिनत मंत्र लिखे हुए थे। वो उन मंत्र को पढ़े जा रही थी और उनमें खोती जा रही थी। इतने में वहाँ सूर्यकांत आ गया। अरे ये क्या, आज तो मुझसे पहले तुमने इस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। अरे सूर्यकांत, ये एक अद्भुत किताब है, इससे हम कुछ भी पा सकते हैं। अच्छा, तो इसमें कोई सफल राइटर बनने का भी मंत्र है क्या? सूर्यकांत को देखकर नताशा को गुस्सा आ रहा था। तुम्हें ये मजाक लग रहा है तो तुम खुद ही देख लो। नताशा, मुझे तो ज़ोरों की नींद आ रही है, कल सुबह देखूँगा। और हाँ, तूने सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? चल तू भी सो जा। आधी रात का समय था। नताशा अपने बिस्तर पर उठ के बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। नताशा के हंसने की आवाज़ सुनकर सूर्यकांत उठ जाता है और कहता है, क्या हुआ नताशा, तू क्यों इस तरह ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही है? नताशा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और उसको घूर घूर के देखने लगती है। अरे क्या हुआ तुझे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नताशा अब भी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और वो शीशे के सामने जाती है और अपने बालों से रबर बैंड निकाल कर अपने बालों को ज़ोर ज़ोर से खींचने लगती है। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से खींचती है कि उसके बालों का गुच्छा निकलकर उसके हाथ में आ जाता है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें क्या हो गया नताशा? तुम पागल हो गई हो क्या? इतने में नताशा ज़ोर से सूर्यकांत को लात मार देती है और वो दूर जा गिरता है और वो दोबारा से बालों को खींचने लगती है। सूर्यकांत के सर से खून की धार बहने लगती है। वो हाथों से खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन धार नहीं रुकती। उसका सर
चक्कर आने लगता है, वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है और नताशा मुसलसल अपने बालों को खींच रही होती है और अब तो इतनी ज़ोर से खींच रही होती है कि बालों के साथ-साथ उसके सर का मांस भी बाहर आ जाता है। लेकिन दर्द की परवाह किए बगैर वो अपने बालों को खींचती ही जा रही थी। कुछ देर के बाद सूर्यकांत को होश आया तो उसने देखा कि नताशा ज़मीन पर बेहोश पड़ी है और उसका सर खून से लथपथ है। वो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। नताशा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है और उसे ड्रिप लगा दी जाती है। सूर्यकांत बगल बोतल से दवा की बूंद-बूंद को गिरता हुआ देख रहा होता है। देखते-देखते उसके कब झपकी आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अचानक से उसे हॉस्पिटल में शोर की आवाज़ सुनाई दी तो उसकी आँख खुल गई। उसने देखा कि नताशा ने खुद ही अपने हाथ ड्रिप का पाइप निकाल दिया और उसकी बाजू से लगातार खून निकलने लगता है। नर्स उसको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़कर मारने लगती है और नताशा ने दीवार पर सर मारना शुरू किया। सूर्यकांत ने रोकने की कोशिश की तो उसने लात मार दी। अचानक से ऐसा क्या हो गया है? सूर्यकांत अपनी लाइफ में इतना परेशान कभी नहीं हुआ था। बहुत सारी हार का सामना किया था। लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था लेकिन नताशा उसके साथ थी तो वो खुद को सबसे अमीर इंसान समझता था। लेकिन अब उसको बहुत बेचैनी थी। वो रात रात भर उल्लू की तरह जागता रहता था और नताशा के बारे में सोचता रहता था। पिछले कई दिनों से उसने ना कुछ पढ़ा था और ना ही कुछ लिखा था। बस वो नताशा के बारे में सोचता रहता था और फिर अचानक उसकी नज़र उस किताब पर गई जो उसने अपने बर्थडे पर ख़रीदी थी। इन दिनों उसकी लाइफ में इतनी हलचल थी कि उसे वक्त ही नहीं मिला उस किताब को पढ़ने का। लेकिन नीलावंती किताब पर नज़र पड़ते ही उसे नताशा की वो बात याद आई जो उस रात उसने कही थी, जानते हो सूर्यकांत, ये अद्भुत किताब है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं। सूर्यकांत उस किताब को पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो किताब पढ़ने लगता है उसका मन ही नहीं करता उसको छोड़ने को। आज 3 दिन से लगातार सूर्यकांत उस किताब को पढ़ रहा है और उसे पूरा यकीन है कि इस किताब के मंत्र से वो नताशा को ज़रूर ठीक कर देगा। आज 5वां दिन था और सूर्यकांत उस किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ने के बाद उसको बंद करने लगता है तो अचानक उस किताब से ज़ंजीरें निकलना शुरू हो जाती हैं और सूर्यकांत आहिस्ता आहिस्ता ज़ंजीरों के लिपट में आ जाता है। सूर्यकांत अब ज़ंजीरों से लिपटा हुआ बेड पर लेटा हुआ है। अचानक उसकी नज़र एक चूहे पर पड़ती है। पहले वो उसके शरीर के ऊपर चलने लगता है, उसके बाद वो उसके कपड़े को उतरने लगता है और फिर कपड़ों के साथ साथ उसके शरीर को भी नोचना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद एक एक करके और भी ज़्यादा चूहे जमा हो जाते हैं और उसको नोचना शुरू कर देते हैं। सूर्यकांत कुछ नहीं कर पाता। आखिर वो कब तक दर्द बर्दाश्त करता? वो वहीं बेहोश हो जाता है। बेहोशी के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो बिस्तर पर बिल्कुल ठीक लेटा होता है और ख़ुद से कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो क्या था? सूर्यकांत के जहन में सवाल तो बहुत थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। अब उसे नताशा की याद आ रही थी। उसने कैलेंडर में डेट देखी तो 22 मार्च थी लेकिन उसे देखकर वो बहुत हैरान हुआ क्योंकि जब से उसने नीलावंती किताब पढ़ना शुरू की थी तो डेट 17 मार्च थी और आज तो 22 मार्च थी। सूर्यकांत को घर पे आज 5 दिन हो गए। ना तो उसने कुछ खाया था और ना ही पिया था और ना ही नताशा से मिलने हॉस्पिटल गया था। वो खुद से कहने लगा, ये क्या मैं उस नीलावंती किताब में इतना खो गया कि मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। मैं अपनी नताशा के पास भी नहीं गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास उस किताब के मंत्र हैं जिससे मैं अपनी नताशा को ठीक कर सकता हूँ। वो रात में ही नताशा के पास जाने के लिए निकलने लगता है लेकिन जब वो दरवाज़े पर ताला लगाने लगता है तो पता नहीं अचानक उसे क्या हो जाता है कि वो ज़ोर ज़ोर से ताला अपने सर पे मारने लगता है। उसके सर से खून लगातार बह रहा था लेकिन वो उसकी परवाह किए बगैर ज़ोर ज़ोर से सर पे मारे ही जा रहा था। सूर्यकांत अचानक से पागल होने लगा और दौड़ता हुआ अपनी सोसाइटी की छत पर
चला गया। खून की बूंदें फर्श पर गिरती जा रही थी। छत पर काली रात उसका इंतज़ार कर रही थी। वो छत की दीवार पर चढ़ा, अपने हाथ खोले और 20वीं मंजिल से छत से कूद गया। सूर्यकांत के अपार्टमेंट के पास एम्बुलेंस थी और अपार्टमेंट के जितने लोगों ने सूर्यकांत की लाश को देखा वो अंदर तक सिहर गए। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका सर 3 टुकड़ों में बट गया था और खून बह रहा था और खून पर बुरी तरह से मक्खियाँ भिनभिना रही थी। केस की जांच इंस्पेक्टर बलराज कर रहे थे। बलराज की टीम लाश को देखकर छोटी छोटी बारीकियों को भी नोट कर रही थी और पूछताछ कर रही थी। आसपास के लोगों से पूछने के बाद पता चला कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी पागल हो गई थी और सूर्यकांत के माली हालात भी ठीक नहीं थे। शायद इन सब बातों ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। सबके लिए ये केस बिल्कुल सिंपल था। इंस्पेक्टर बलराज के लिए भी ये केस तब तक सिंपल था जब तक इंस्पेक्टर बलराज की नज़र उस किताब पर नहीं पड़ी थी जो सूर्यकांत ख़रीद कर लाया था। जैसे ही इंस्पेक्टर की नज़र उस किताब पर पड़ी तो उसका शरीर कांपने लगा और दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि कोई भी सुन सकता था। हवलदार ने जब अपने साहब की यह हालत देखी तो पूछने लगा, क्या हुआ साहब? लेकिन इंस्पेक्टर बलराज ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। पुलिस की जीप के साथ साथ एम्बुलेंस भी जा रही थी और साथ में चल रहे थे दिमाग में चलने वाले सवालात। इंस्पेक्टर बलराज के दिमाग में अपने दादा से इस किताब के बारे में सुना था और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसने न्यूज़ में ऐसे बहुत सारे हादसात के बारे में पढ़ा था। इन सब के बाद बलराज नताशा से मिलने हॉस्पिटल गया। वहाँ नताशा की हालत देखकर उसकी रूह कांप गई। नताशा एक ज़िंदा लाश बन गई थी। इतने इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद भी नताशा का पागलपन कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। उस रात न जाने नताशा को कहाँ से सुई और धागा मिल गया। उसने सुई धागा से अपने दोनों होठों को सी दिया। सुबह जब नर्स ने उसकी ऐसी हालत देखी तो वो वहीं बेहोश हो गई। एक रात जब बलराज नताशा से पहली बार मिलने हॉस्पिटल गया था तो हवलदार की नज़र से बचाकर उसने वो नीलावंती किताब उठा ली थी। बलराज स्टडी रूम में बैठा था। बुक उसके सामने थी लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उसे खोले। उसने जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर से सिगरेट जलाई और 2 कश लिए बलराज के अपार्टमेंट के बाहर एक कुत्ता बहुत बुरे तरीके से रो रहा था। उसके बाद एक पंडित एक लड़की से बात कर रहे होते हैं। पंडित कहता है कि तुमने मेरी तपस्या भंग करके अच्छा नहीं किया और इसकी सज़ा है सिर्फ मौत। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि थोड़ी देर के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पंडित ने जब पूरे गुस्से में सामने खड़ी कन्या से बात कही तो वो थर-थर काँपने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और जानबूझकर मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था आपकी तपस्या भंग करने का। क्षमा? तुम्हें क्षमा करने से मेरी सैकड़ों सालों की जो तपस्या भंग हुई है वो वापस आ जाएगी? क्या तुम्हें क्षमा करने से मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिनके लिए मैंने इतनी तपस्या की? नहीं, वो सिर्फ सवाल बनकर रह जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। एक पंडित की तपस्या में अगर तुम्हारी जैसी यक्षिणी आ जाती है तो ना सिर्फ तपस्या भंग होती है बल्कि उसके सारे पुण्य भी भंग हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें क्षमा मिलना मुमकिन नहीं। मृत्यु दंड के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए। गुरुदेव, ये सब तो गलती से भूल से हुआ है और कहते हैं कि माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। आप इस बात को साबित कर दें गुरुदेव। देखो कन्या, मृत्यु दंड का श्राप तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ और इसे मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारा फिर से जन्म होगा, लेकिन यहाँ नहीं, पृथ्वी लोक पर। अचानक से वो कन्या पहाड़ से नीचे गिर गई और उसका शरीर कई हिस्सों में बँट गया। कुछ हिस्सों को तो जंगली जानवरों ने खा लिया लेकिन एक टुकड़ा उड़कर बरगद के पेड़ के अंदर चला गया। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कई सालों के बाद उस चट्टान के पास से
एक वैद का गुज़र हुआ। उसे दूर से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ आई। इतने भयानक जंगल में बच्ची के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो आगे बढ़ा तो उसे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ नज़र आया, जिसके ऊपर अजगर लटके हुए थे और बच्ची उसी पेड़ के अंदर लगातार रोए जा रही थी। उस वैद ने जान पर खेल कर उस बच्ची को उस पेड़ से निकाला। उस वैद की कोई संतान नहीं थी। उसने उस बच्ची को अपनी संतान की तरह पाला। उसने उस बच्ची का नाम रखा नीलावंती। नीलावंती बहुत ही खूबसूरत थी। उसने अपनी बच्ची को शुरू से ही एक सलाह दी कि उसके अलावा कभी किसी इंसान पर भरोसा ना करे, क्योंकि इंसान से बढ़कर कोई और धोखेबाज प्राणी नहीं है। नीलावंती ने अपने पिता की बात को सर आँखों पर रखा। वैसे भी वो जहाँ रहते थे वहाँ इंसान का गुज़र होता ही नहीं था। धीरे धीरे नीलावंती बड़ी होने लगी और जैसे ही वो बड़ी होती गई उसके अंदर एक अद्भुत गुण आ गया। वो जानवरों से बातें कर सकती थी, चींटियों की भाषा समझती थी, सांप, नेवले, पानी में रहने वाले हों या आसमान पर उड़ने वाले परिंदे, सबकी भाषा समझती और सबसे बातें करती। और ये बातें घंटों तक चलती थी। उसकी बातों में कभी ख़जानों की बातें होती तो कभी भटकती आत्माओं की, कभी उसको आने वाले कल की सूचना मिलती। उसने जब अपने बाबा को ये सब बताया तो उनको यकीन नहीं हुआ। एक बार जब वो जड़ी बूटी की खोज में बाहर जाने वाले थे तो उसने अपने बाबा को रोक लिया। जब बाबा ने कारण पूछा तो कहने लगी, आज उसे नेवले ने बताया है कि आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, तुम अपने बाबा को बाहर नहीं जाने देना। लेकिन उसने ये भी बताया कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और बाहर चले जाएंगे। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर तेज़ आंधी और तूफ़ान आएगा। एक भारी भरकम पेड़ उनके ऊपर गिर जाएगा और वो घायल होकर अपना अगला जीवन बिस्तर पर गुजार देंगे। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम देख रही हो ना कि बाहर कितनी तेज़ धूप है, कहीं से भी बारिश के आसार नहीं है। जैसा उस नेवले ने कहा वही हुआ। उसके पिता ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया और जड़ी बूटी की खोज में निकल पड़े। वही हुआ जो नेवले ने बताया। उसके जीवन में तेज़ी से बदलाव आए। अब उसके पिता भी इस दुनिया से जा चुके थे। अब वो 19 साल की हो चुकी थी, लेकिन 16 साल की उम्र से ही ज़िंदगी में बहुत बदलाव आने लगा था। जब वो सोती तो उसे ऐसा लगता कि भूत प्रेत और पिशाच सब उसके आसपास बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, चल हमारे साथ चल, जंगल में चल। नीलावंती जब आंखें खोलती तो वही सब उसके पास बैठे होते। नीलावंती उनके साथ जंगल में जाने लगती है। जंगल जाकर कई आत्माएं उससे बातें करती और मंत्र बताती थी। सारे मंत्र तो वो याद नहीं कर सकती थी, इसलिए नीलावंती ने उन्हें लिखने का सोचा। उन बुरी आत्माओं ने उसे कहा कि तुम हमारे दिए हुए मंत्र को लिख तो सकती हो, लेकिन तुम्हें इन सब को अपने रक्त से लिखना होगा। वो बुरी आत्माएं उसे कई मंत्र बताती। उन मंत्रों में किसी को सम्मोहित करने से लेकर ख़जाना हासिल करने के मंत्र होते, लाइलाज का इलाज करने और पागल का इलाज करने के मंत्र होते, किसी को अमीर बनाना और फिर से अमीर से फ़कीर बनाने के मंत्र होते। धीरे धीरे नीलावंती के पास काफ़ी मंत्र जमा हो गए जिसे उसने अपने रक्त से लिख रखा था। वो हर रात अपना हाथ काटती, अपने रक्त को एक कटोरी में जमा करती और मोर के पंख से मंत्र लिखती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों से उसके साथ और भी अजीब अजीब बातें होने लगी थी। उसे लगता था कि जैसे कोई प्रेत उसके कानों में कह रहा है, नीलावंती, अब समय आ गया है कि तू अपने लोक में जा। ये पृथ्वी लोक तेरा लोक नहीं है, तू एक यक्षिणी है और तुझे यहाँ से जाना ही होगा। तेरे श्राप का समय ख़त्म होने वाला है, लेकिन तू अपने लोक वापस कैसे जाएगी इसका पता तुझे स्वयं खुद लगाना होगा। कई दिनों से आए इन सपनों ने नीलावंती को परेशान कर दिया था, लेकिन उसे ये तो समझ आने लगा था कि वो इंसानों से ज़रूर अलग है, वरना कौन इंसान जानवरों की भाषा समझता है।
कौन सा इंसान रात को भूत प्रेत के कहने पर मंत्र लिखता है। इन सब बातों के बावजूद भी उसे अपने लोक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन एक रात जब वो प्रेत आत्माओं से बातें कर रही थी तो उसे सामने के पेड़ पर एक प्रेतनी दिखी जो आम प्रेतनियों से बिल्कुल अलग थी। पेड़ के ऊपर वाली डाली पर बैठी वो एक जंगली जानवर का मांस खा रही थी। मांस खाते खाते चबर चबर की आवाज़ से पूरा माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। मांस खाने के बाद उस प्रेतनी ने नीलावंती की तरफ घूर कर देखा और फिर वहाँ से गायब हो गई। उस प्रेतनी से मिलने के लिए नीलावंती बेचैन हो गई और बाकी आत्माओं से कहने लगी, मुझे उस प्रेतनी से मिलना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे वो प्रेतनी मुझे कुछ कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर सारी आत्माएं हंसने लगी और कहने लगी, हम सब भी तो यही कहना चाहती हैं कि अब समय आ गया है, चल तो यहाँ से। ये कहकर उन आत्माओं ने नीलावंती को कुछ और मंत्र बताए जिसे उसने लिखना शुरू कर दिया। अगली रात जब वो अपने घर से निकलने लगी तो उसके सामने वही प्रेतनी खड़ी थी और इस बार वो और भी भयानक लग रही थी क्योंकि इस बार उसने अपने हाथों में जंगली भैंसा उठा रखा था और वो उसे खा रही थी। और खाते खाते उसने नीलावंती से कहा, नीलावंती, तुम्हें अपने लोक में जाने के लिए रास्ता स्वयं खुद बनाना होगा। उसके लिए तुम्हें रोज़ रात पीपल के पेड़ के नीचे एक साधना करनी होगी। हर रात जानवर की बलि, तुम्हारा अपना रथ और अपने जिस्म के एक अंग की आहुति देनी होगी। जिस दिन तुम्हारी साधना पूरी होगी उस रात तुम्हारे पास प्रेतों के राजा यानी प्रेत राजा आएंगे और वो तुम्हें लोक में जाने का रास्ता बताएंगे। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन हर रात तुम्हें जंगल में जाकर ये साधना करनी होगी। अगर तुमने साधना को एक भी दिन करना छोड़ दिया तो तुम हमेशा के लिए इसी लोक में रह जाओगी और यहीं तुम्हारी मृत्यु भी होगी। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और अचानक से गायब हो जाती है। नीलावंती रोज़ रात को साधना करती। पहले तो वो जानवर की बलि देती, उसके बाद अपना रथ डालती और अपनी उंगली समर्पित करती है। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा लेकिन नीलावंती के सामने कोई नहीं आया। उसे ऐसे लगने लगा कि उसकी साधना में ज़रूर कुछ कमी है जिसकी वजह से कोई नहीं आया। इसलिए एक रात उसने उंगली की बजाय अपना सर काट कर समर्पित कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहाँ तेज़ आंधी आने लगी। उसका कटा हुआ सर उड़कर वापस उसके धड़ पर लग गया और वहाँ प्रेत राजा आ गए। नीलावंती, तुम्हारी तपस्या समाप्त हुई और मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ हूँ। नीलावंती, बहुत जल्दी तुम्हें एक मनुष्य मिलेगा और उसी मनुष्य के ज़रिए तुम्हें तुम्हारे लोक जाने का रास्ता मिलेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें इंसानों की बस्ती में जाना होगा। यहाँ से 30 मील दूर एक गांव है, सुजानपुर। वो इंसान वहीं का होगा। याद रखना नीलावंती, वो इंसान तुम्हें रास्ता नहीं बताएगा लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होंगी कि तुम्हें खुद ही रास्ता मिल जाएगा। और हाँ नीलावंती, सबसे अहम बात, तुम्हें हर रात जंगल में आना ही होगा और उन मंत्रों को लिखने का सिलसिला भी जारी रखना होगा। नीलावंती को जब पता चला कि वो एक यक्षिणी है तो वह इस लोक की नहीं है तो बार बार उसका दिल अपने घर जाने को करता। हालांकि उसके पिता ने उसको इंसानों से दूर रहने का कहा था लेकिन प्रेत राजा के अनुसार बिना इंसानों की बस्ती में जाए उसको अपने लोक का रास्ता नहीं मिलेगा। नीलावंती सुजानपुर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसको एक इंसान मिला जो कि बहुत बुरी हालत में ज़ख्मी था। उस इंसान पर किसी जंगली जानवर ने वार किया था और वो बेसुध पड़ा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता था कि वो इंसान ज़िंदा नहीं बचेगा। जब नीलावंती ने उसे ऐसी हालत में देखा तो उसके दिल में दया आ गई और नीलावंती ने उसका इलाज शुरू किया और मंत्र को सहारा लिया जो वो हर रात लिखा करती थी। नीलावंती के मंत्र पढ़ते ही वो इंसान एकदम ठीक हो गया और आंखें खोलकर नीलावंती को देखा तो उसकी सुंदरता ने उसे सम्मोहित कर दिया। नीलावंती के पूछने पर अपना नाम नागेश्वर बताया। नीलावंती को भी नागेश्वर पसंद आ गया था। नागेश्वर नीलावंती से विवाह करना चाहता था। जब उसने नीलावंती से बात कही तो वो खुश हो गई और विवाह के लिए हाँ कर दी। लेकिन नीलावंती ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि वो हर
कहीं जाएगी और नागेश्वर कभी भी उससे जाने की वजह नहीं पूछेगा कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। नागेश्वर ने उसकी बात मानकर हाँ कर दी और दोनों ने विवाह कर लिया। नीलावंती रोज़ रात को जंगल में जाती और सुबह को वापस आ जाती। शर्तों में बंधने के कारण नागेश्वर ने उससे कभी कोई सवाल नहीं किया। उनके विवाह को 1 साल हो गया, लेकिन नीलावंती की तलाश अब भी जारी थी। एक रात जब नीलावंती जंगल में हमेशा की तरह भूत और प्रेतों के दरमियान बैठी मंत्रों को लिख रही थी, तभी वहाँ प्रेतराज आए और कहने लगे, नीलावंती, कल अमावस्या है। जंगल के पास जो नदी है, कल उसमें तुम्हें एक लाश तैरते हुए मिलेगी और उसके जिस्म पर एक तावीज़ होगा। इस तावीज़ की डब्बी के अंदर तुम्हें एक नक्शा मिलेगा। वो नक्शे का आधा हिस्सा होगा, तुम उसको संभाल कर रख लेना और दूसरे हिस्से के लिए तुम्हें अगली अमावस्या का इंतज़ार करना होगा। और इस बार तुम्हें एक जानवर की लाश पर बिल्कुल वैसी ही डब्बी मिलेगी जिसमें तुम्हें नक्शे का दूसरा हिस्सा मिलेगा। तुम दोनों नक्शों को जोड़ लेना। उस नक्शे को जोड़ने से ही तुम्हें अपने लोक का रास्ता मिलेगा और वो रास्ता बस कुछ ही देर के लिए खुलेगा और ये तुम्हें नक्शे का दूसरा हिस्सा मिलने के बाद ही मिलेगा। वो भी आधी रात के बाद। जो नीलावंती जंगल में गई तो गांव के कुछ लोगों ने उसे जंगल में जाते हुए देख लिया और गांव वालों ने कई बार नीलावंती को जंगल में जाते हुए देखा था और उसका पीछा भी किया था। उन्हें जब पता चला कि नीलावंती भूत प्रेतों से बातें करती है और अपने आप रात से मंत्र लिखती है, तो सब डर गए और वो समझ गए कि नीलावंती भी एक बुरी आत्मा है। और कब उन्होंने ये बात नागेश्वर को बताई, लेकिन नागेश्वर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। आज अमावस्या की रात थी और नीलावंती जंगल की ओर जाने लगी तो गांव वालों ने फिर से उसका पीछा किया। अब नीलावंती उस नदी के पास पहुंच गई और उस लाश का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में नदी में एक लाश तैरती हुई आई और उसके गले में एक डब्बी जैसा तावीज़ था। नीलावंती ने उस तावीज़ को खोलने की कोशिश की, लेकिन चाहकर भी वो उसे खोल नहीं पा रही थी। उसने उस मुर्दे को अपने कंधे पर उठाया और नदी से बाहर ले आई और ज़मीन पर उसे लिटा दिया और अपने दांतों से तावीज़ को खोलने लगी। अंधेरे में उसे ऐसा करते देख गांव वालों को लगा कि वो लाश को खा रही है। ऐसा देखकर गांव वाले डर के वहाँ से भाग गए और जाकर फिर से नागेश्वर को बताया। नागेश्वर ने गुस्से से कहा, तुम लोग फिर से आ गए, आखिर तुम लोगों को क्या मसला है मेरी पत्नी से? चलो भाग जाओ यहाँ से, वरना नीलावंती का तो पता नहीं, मैं तुम्हें मार डालूँगा। नागेश्वर भले ही गाँव वालों की बातें नहीं मानता था, लेकिन उसे भी नीलावंती के सच का पता चल चुका था। इसलिए अगली रात नागेश्वर ने नीलावंती का पीछा किया और उसे नीलावंती की उस जादुई किताब का पता चल गया जिसमें लाखों मंत्र लिखे हुए थे, जिसके जरिए पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता था। नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता था, मुर्दे को जीवित किया जा सकता था। वो इस किताब को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उस किताब को हासिल करना आसान नहीं है। वो उस किताब के बारे में तो जानता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि नीलावंती उस किताब को कहाँ रखती है। लेकिन नागेश्वर अब ये भी जान गया था कि अगली अमावस्या को नीलावंती हमेशा के लिए अपने लोग चली जाएगी। इसलिए वो इस किताब को हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश में लग गया और अगली अमावस्या भी आ गई। इस बार नागेश्वर ने उसका पीछा किया। वो नदी पर पहुंची तो सामने एक तैरता हुआ जानवर आया और उसके गले में वैसा ही डब्बी में बंधा तावीज़ था। उसने खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुला। वो उस जानवर को बाहर ले आई और दांतों की मदद से तावीज़ को खोल लिया। अब उसके पास दोनों नक्शे आ गए थे और वो अगली रात का इंतज़ार करने लगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद नीलावंती जंजीरों में बंधी हुई थी। नागेश्वर बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा था ताकि वो उसमें नीलावंती को दफन कर सके। नागेश्वर अब ये भी जान गया था कि नीलावंती उस किताब को कहाँ रखती है। नीलावंती उस किताब को उसी बरगद के पेड़ के अंदर रखती थी जहाँ वो पहली बार अपने पिता को मिली थी। वो पेड़ भयानक अजगरों से भरा हुआ था। नागेश्वर ने आग की गर्मी से अजगरों को मार डाला और उस किताब को निकाल कर ले आया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। नीलावंती, अब मैं बनूंगा इस पूरी दुनिया का सम्राट, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा और ना ही कोई मुझे मार पाएगा, क्योंकि मैं इस किताब में अमर होने के मंत्र को सिद्ध कर लूँगा। नीलावंती, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी अब तो तुम अपने लोग जाने वाली थी।
लेकिन अगर तुम्हें जीवित छोड़ दिया तो तुम वापस आ जाओगी और मुझसे ये किताब छीन लोगी। इसलिए तुम्हारा मरना बहुत ज़रूरी है। नागेश्वर ने नीलावंती को उठाकर उस गड्ढे में डाला और उस पर मिट्टी डालने लगा। मिट्टी डालते डालते उसकी नज़र उसी पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पर पड़ी, जहाँ एक बेहद खूबसूरत लड़की हाथ में किताब लिए बैठी थी। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीलावंती ही थी। नीलावंती, तुम वहाँ, तो फिर ये कौन है? मेरे पिता ने सही कहा था कि इंसान विश्वास के काबिल नहीं होता। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुमसे विवाह किया, यहाँ तक कि तुम्हें भी अपने साथ अपने लोग ले जाने का सोच रही थी, लेकिन तुमने अपनी असली औकात दिखा ही दी। तुम्हारी नीयत का मुझे प्रेतों और जंगली जानवरों से पहले ही पता लग गया था। इसलिए मैंने किताब के मंत्रों की मदद से अपना एक मायावी रूप बनाया, ताकि तुम्हें लगे कि वो नीलावंती है। और जो किताब तुमने हासिल की है वो भी नकली है। असली किताब तो मेरे पास है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, ऐसा नहीं हो सकता। धोखा धोखा तो तुमने मेरे साथ किया है। जिस किताब के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। जाओ, मैं यक्षिणी नीलावंती इस किताब को श्राप देती हूँ कि जो भी इस किताब को पूरी तरह पढ़ लेगा वो आत्महत्या कर लेगा, और जो इसको मुकम्मल नहीं पढ़ पाएगा वो पागल हो जाएगा। इस किताब को सिर्फ वही पढ़ पाएगा जिसके मन में कोई मैल, कोई छल कपट ना हो। लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं, क्योंकि इंसान की तो फितरत ही छल कपट करना है। ये कहकर नीलावंती पेड़ से नीचे कूद गई और नक्शे को जोड़ा। जैसे ही उसने नक्शे को जोड़ा तो पेड़ के दो टुकड़े हो गए और वहाँ से एक दरवाज़ा खुला। नीलावंती उस दरवाजे की ओर दौड़ने लगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इस किताब के श्राप को वापस लिए बगैर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये किताब मुझे दे दे नीलावंती। नीलावंती ने जो अपना मायावी रूप बनाया था वो एक बड़े से अजगर में बदल गया और नागेश्वर को निगल गया। चीखता रहा, चिल्लाता रहा, और फिर एकदम से हर तरफ खामोशी छा गई। नीलावंती उस किताब को अपने साथ अपने लोग लेकर नहीं गई, क्योंकि वो चाहती थी कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा शख्स जन्म ले जो छल कपट से पाक हो और इस किताब में लिखे मंत्रों से लोगों की मदद करे। और हज़ारों सालों से नीलावंती किताब को उस शख्स का इंतज़ार है जिसके मन में कोई छल कपट ना हो। क्या आप हैं वो इंसान? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।